नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर। आज हम क्लास 12th के तीसरे चैप्टर जनसंख्या संगठन के बारे में जानेंगे विस्तार पूर्वक और देखेंगे कि जनसंख्या संगठन होता क्या है और किस प्रकार से जनसंख्या संगठन भारत की या विश्व की किसी जनसंख्या के अंदर क्या परिवर्तन लाता है, उसके बारे में क्या विशेषताओं को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की, जिसका नाम है जनसंख्या संगठन। ये क्लास 12th की थर्ड चैप्टर है। तो इस चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन है वो है जनसंख्या संगठन से क्या तात्पर्य है। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं जनसंख्या संगठन के बारे में एक सामान्य सी जानकारी दे देना जरूरी समझता हूं, क्योंकि अगर ये चीज समझ में आ गई तो आसानी से ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। जनसंख्या संगठन, जिसको इंग्लिश में पॉपुलेशन कंपोजिशन भी कहते हैं। पॉपुलेशन कंपोजिशन मतलब जनसंख्या का मिक्सचर, यानी किसी भी देश की जो जनसंख्या होती है उसके अंदर बहुत सारी भिन्नताएं होती हैं और वह जनसंख्या जो है भिन्नताओं का मिक्सर होती है। यानी उस जनसंख्या के अंदर बहुत सारे तरह तरीके की अलग अलग विशेषताएं होती हैं, वो सारी जुड़ी होती है जनसंख्या के अंदर, और वो जो जनसंख्या की भिन्नताएं होती हैं वही कहलाती है जनसंख्या संगठन। यानी आसान शब्दों में जनसंख्या संगठन क्या हुआ? आसान शब्दों में जनसंख्या संगठन का जो अर्थ है वो है किसी भी देश के लोगों में पाए जाने वाली, यानी किसी भी देश के लोगों कह लो, या आप इसे आसानी से कह सकते हो जनसंख्या। किसी भी देश के लोगों की जनसंख्या में पाए जाने वाली भिन्नताओं का अध्ययन, जो कि निम्नलिखित आधारों पर होता है। यानी भिन्नताएं होती है किसी भी देश की जनसंख्या के अंदर, जैसे मैंने बताया मिक्सर क्या होता है? बहुत सारी चीजें उसमें जुड़ी हुई होती हैं। ऐसे ही जो है भिन्नताओं का अध्ययन करना, जो निम्नलिखित आधारों पर भिन्नताएं होती है जनसंख्या के अंदर। जैसे देखा होगा कि किसी देश की जनसंख्या के अंदर विभिन्न आयु वर्ग के लोग रहते हैं, उसमें कुछ महिलाएं होती हैं, कुछ पुरुष होते हैं, कुछ थर्ड जेंडर भी होते हैं। तो ये होते हैं हमारे लिंग के आधार पर संगठन। इसके बाद निवास के आधार पर अर्थात कुछ लोग गांव में रहते हैं, कुछ लोग शहरों में रहते हैं, तो ये भी भिन्नता हुई हमारे किसी देश की जनसंख्या के अंदर। व्यवसाय के आधार पर कह दिया जाए तो कुछ लोग जो है प्राथमिक सेक्टर में लगे हुए हैं, कुछ लोग द्वितीय सेक्टर, तृतीय सेक्टर, चतुर्थ, पंचम क्रियाकलापों के माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। ये भी जनसंख्या के अंदर भिन्नता हुई, जनसंख्या संगठन हुई। शिक्षा के आधार पर कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, कुछ लोग अनपढ़ हैं, कुछ लोग उच्च तकनीकी ज्ञान का अपने पास ज्ञान रखते हैं, तो ये भी भिन्नता। जीवन प्रत्याशा, यानी कुछ लोग किसी देश के अंदर लोगों की जो जीवन की आयु है वो 80 वर्ष तक है। जैसे जापान में देखा जाए तो जापान में जो जीवन प्रत्याशा है 80 से 90 वर्ष तक के लोगों की है, मतलब वहां पर अधिकतर लोग 80 से 90 वर्ष की आयु तक जीवित रहते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे देशों के अंदर जनसंख्या के अंदर निम्नलिखित आधारों पर विविधताएं पाई जाती हैं, और वो विविधताएं ही क्या कहलाती हैं? जनसंख्या संगठन। समझ में आया हूं? आशा करता हूं समझ में आया होगा कि किसी भी देश की जनसंख्या में पाए जाने वाले लोगों की भिन्नताएं जो निम्नलिखित आधार पर हो सकती है, उसी को कहते हैं जनसंख्या संगठन। अगला जो क्वेश्चन है वो है लिंग अनुपात क्या है। तो यानी अब हम जनसंख्या संगठन की जो भिन्नताएं, जैसे आयु, लिंग, निवास, बस इसी के बारे में पूरे चैप्टर के अंदर हमें चर्चा करनी है। आसान सा चैप्टर है, इसको हम अभी कर लेते हैं एक ही वीडियो के अंदर। आगे बात करते हैं लिंग अनुपात क्या है। तो मैं यहां पर बता देता हूं जो लिंग अनुपात क्या होता है। ये जो लिंग अनुपात जो होता है किसी भी देश की जनसंख्या में स्त्री व पुरुषों की संख्या के बीच अनुपात। यानी मान लीजिए हमारे देश की जो 100 करोड़ आबादी से अधिक है, वैसे हम 100 करोड़ मान के चल रहे हैं, इसके अंदर अगर हम कहें तो ये मान लीजिए 49% महिलाएं और 51% पुरुष। तो ये जो अनुपात है, यानी जनसंख्या के अंदर किसी भी देश की जनसंख्या के अंदर पाया जाने वाला स्त्री और पुरुषों की संख्या के बीच अनुपात लिंग अनुपात कहलाता है। समझ में आया? किसी भी देश की जनसंख्या के बीच में महिलाएं और पुरुषों का जो अनुपात है वो लिंग अनुपात कहलाता है। यह अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से गणना की जाती है इसकी। जैसे मैं बात करूं भारत के अंदर, तो भारत के अंदर जो लिंग अनुपात है उसकी गणना पुरुषों के आधार पर, यानी कुछ देशों में तो महिलाओं के आधार पर इसका मूल्यांकन किया जाता है। यानी इसका जो सूत्र हो जाता है पुरुषों की संख्या
अपॉन में महिलाओं की संख्या गुणे में 1000, यानी कहें हम तो ये कुछ देशों में महिलाओं का जो है लिंग अनुपात निकालने का सूत्र है, परंतु भारत जैसे देश में जो है महिलाओं का जो लिंग अनुपात की गणना की जाती है वो पुरुषों के आधार पर की जाती है, यानी प्रत्येक पुरुषों पर कितनी महिलाएं भारत के अंदर मौजूद है उसको हम कहते हैं लिंग अनुपात भारत के अंदर। तो ये था विश्व के अंदर का, यानी पुरुषों की संख्या पर महिलाओं की संख्या। कुछ देश हैं जहां पर इस प्रकार से गणना करते हैं, अधिकतर देशों में ये आधार अपनाया जाता है, स्वीकार किया जाता है। तो इसका जो सूत्र हो जाता है वो महिलाओं की संख्या अपॉन में पुरुषों की संख्या इंटू 1000, यानी प्रत्येक 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो है लिंग अनुपात कहलाती है भारत के अंदर। तो आगे हम बात करते हैं, ये विश्व के बारे में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक दिए गए कि विश्व के औसत लिंग अनुपात सबसे कम सबसे अधिक लिंग अनुपात वाले देशों का नाम बताना है। तो यहां पर मैं बता देना चाहता हूं कि जो ये लिंग अनुपात वाला डाटा होता है ये प्रत्येक वर्ष परिवर्तित होता रहता है अधिकतर, और कुछ देशों के अंदर इसको या कुछ बुकों के अंदर इसको 100 के आधार पर निकाला जाता है, कुछ बुकों के अंदर इसको 1000 के आधार पर निकाला जाता है। तो यहाँ पर हम 1000 के आधार पर बात करेंगे कि 1000 के आधार पर किस देश के अंदर महिलाओं की स्थिति क्या है। तो पहले हम बात करते हैं विश्व का लिंग अनुपात। पूरी दुनिया का अगर हम लिंग अनुपात निकालें तो लिंग अनुपात अर्थात प्रत्येक 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, तो पूरे दुनिया का जो लिंग अनुपात है वो है 990, अर्थात 10 महिलाएं कम हैं 1000 के आधार पर। हर 1000 पर जो है 10 महिलाएं कम रह जाती हैं। ये पूरे विश्व का लिंग अनुपात है। इसके बाद हम बात करें सबसे अधिक लिंग अनुपात वाला जो देश है, जहां पर पॉजिटिव बोलते हैं हम इसको, या फिर कहें अनुकूल लिंग अनुपात, तो सबसे अधिक उच्च लिंग अनुपात वाला जो दुनिया का देश है जिसका नाम है लटाविया, और लटाविया के अंदर प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 1187 महिलाएं हैं, यानी 187 महिलाएं अधिक हैं वहां पर। यह है लटाविया देश। ठीक है, आगे हम बात करते हैं तीसरा सबसे कम लिंग अनुपात वाला जो है वो है सऊदी अरब, यूएई, संयुक्त राज्य अमीरत जो है। यहां पर सबसे कम लिंग अनुपात है, यहां पर जो लिंग अनुपात है वो है 468 लिंग अनुपात है, यानी 1000 पुरुषों पर मात्र 468 महिलाएं मौजूद हैं। आगे हम बात करते हैं, तो ये था पूरी दुनिया के अंदर लिंग अनुपात की स्थिति। अगला जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसकी बात करते हैं। तो लिंग अनुपात किस प्रकार किसी देश की महिलाओं की स्थिति का वर्णन करता है। देखिए यहां पर ये बताना है कि किसी देश के अंदर जो लिंग अनुपात है प्रतिकूल है या अनुकूल है, तो उससे कैसे पता चलता है उस देश के अंदर महिलाओं की स्थिति क्या है। तो हम बात करते हैं कि लिंग अनुपात के निम्नलिखित आधारों पर हम जो है पता कर सकते हैं किसी देश के अंदर महिलाओं की स्थिति कम जो है क्या है। यदि मान लीजिए लिंग अनुपात प्रतिकूल है, यानी प्रत्येक 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या 1000 से यदि कम है, तो वहां पर महिलाओं की स्थिति के बारे में क्या कल्पना की जा सकती है। तो उसका ये है तर्क, वहां पर स्त्री हत्या होती होगी, यानी जिसके कारण लिंग अनुपात कम हुआ होगा। भ्रूण हत्या मतलब मां के गर्भ के अंदर बच्चे को मार देना, ये भ्रूण हत्या है। या फिर स्त्री शिशु हत्या, यदि किसी प्रकार से अगर वो जन्म ले तो उसके जन्म के बाद उसको मार देना। तो किसी राज्य के अंदर यदि प्रतिकूल लिंग अनुपात है तो वहां पर हो सकता है कि स्त्री हत्या की जाती हो, भ्रूण हत्या की जाती हो, या घरेलू हिंसा भी होती हो। घरेलू हिंसा भी जो है स्त्री लिंग अनुपात के प्रतिकूल होने का एक महत्वपूर्ण कारण है। इसके बाद हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं किसी समाज के अंदर प्रतिकूल लिंग अनुपात होने का, महिलाओं की स्थिति का। तो सामाजिक आर्थिक दशा में भेदभाव किया जाता होगा वहां पर, जैसे कि हमारे देश के अंदर भी देखा गया है प्रतिकूल लिंग अनुपात है, और महिलाओं को हमारे देश के अंदर दूसरे दर्जे का नागरिक स्वीकार किया जाता है आज भी। तो यानी इस क्वेश्चन के माध्यम से हमें क्या पता चलता है कि लिंग अनुपात किसी देश की महिलाओं की स्थिति को स्पष्ट करता है। यदि प्रतिकूल लिंग अनुपात है तो वहां पर ये सब होता होगा, यदि पॉजिटिव लिंग अनुपात है तो शायद यहां पर ये सब इसके विपरीत होगा। विपरीत तो नहीं कहेंगे, मतलब ये सब वहां पर नहीं होता होगा। ठीक है, आगे हम बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बात करते हैं। प्राकृतिक लाभ बनाम सामाजिक हानि से क्या समझते हो। देखो प्राकृतिक लाभ बनाम सामाजिक हानि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां पर मैं बता देना चाहता हूं कि
पूरी दुनिया की सृष्टि की रचना करने का जो शक्ति दी है इस ब्रह्मांड के अंदर, इस जीव संसार के अंदर, वो कुदरत ने, प्रकृति ने, या जिसको भी हम अपना ईश्वर मानते हैं, उसने हमारे पूरी दुनिया की सृष्टि करने की जो या रचना करने का शक्ति दी है वो महिलाओं को दी है, चाहे वो जीव जानवर में हो, चाहे वो जीव इंसान में हो। तो यानी, लेकिन मैं यहां पर बता देना चाहता हूं कि वो जो शक्ति दी है वो प्राकृतिक लाभ है, महिलाओं को प्राकृतिक लाभ मिला है वो, परंतु प्राकृतिक लाभ जो मिला हुआ है इस सृष्टि की रचना करने का महिलाओं को, वही प्राकृतिक लाभ महिलाओं के लिए सामाजिक हानि बनती है। यानी उसी के कमी के कारण, यानी बच्चों को जन्म देने के कारण महिलाओं को सामाजिक रूप से कमजोर माना जाने लगता है। उनको माना जाने लगता है कि ये शारीरिक रूप से कमजोर है और इसी कारण से उनके साथ समाज के अंदर बहुत सारे भेदभाव किए जाते हैं और उन्हें सामाजिक हानियों का अनुभव करना पड़ता है, और यही चीज कहलाती है प्राकृतिक लाभ बनाम सामाजिक हानि। अर्थात कुदरत ने तो, या फिर कहें प्रकृति ने, महिलाओं को स्पेशल बनाया है इस सृष्टि की रचना करने के लिए, परंतु उसी सृष्टि की रचना की जो शक्ति है वो महिलाओं के लिए हानि बनी है समाज के अंदर। उसी शक्ति को महिलाओं की कमजोरी माना जाता है और उसी शक्ति के कारण महिलाओं के साथ में भेदभाव कहलाता है और होता है। तो यही बनता है प्राकृतिक लाभ बनाम सामाजिक हानि। आगे बात करते हैं हम इसकी, इस चैप्टर की। तो अगला टॉपिक जो है वो है आयु संरचना। यानी आयु संरचना क्या है, तो मैं बता देता हूं आयु संरचना क्या होती है। किसी भी देश की जनसंख्या के अंदर पाए जाने वाली आयु की भिन्नताएं, आयु संरचना में भिन्नताएं। यानी देखा होगा आपने कि हमारे देश की आबादी जो है, भारत की जो लगभग आबादी है वो 50 से 60% युवा आबादी है, यानी 30 वर्ष से या फिर 35 वर्ष से, 35 वर्ष से नीचे की आयु हमारे देश की 60%। तो यानी आयु संरचना में हमारा युवा वर्ग ज्यादा हुआ। ऐसे ये पूछना चाहता है कि आयु संरचना क्या है, कि किसी भी देश की दुनिया के अंदर जो है विभिन्न आयु वर्ग की संरचनाओं को दर्शाने वाला जो दृष्टिकोण होता है वो आयु संरचना कहलाता है। इसको हम दो प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं आयु संरचना में, एक क्रियाशील जनसंख्या और एक वृद्ध जनसंख्या। जो क्रियाशील जनसंख्या होती है उसकी आयु 15 से 59 वर्ष होती है। इसके बाद ये देश के विकास में साकारात्मक भूमिका निभाती है, क्योंकि ये लोग काम करते हैं और वृद्धि करते हैं। परंतु जो वृद्ध होती जनसंख्या है वो 60 से अधिक आयु वाले लोगों की संख्या है। ये देश का पैसा इनका ज्यादा यूज होता है स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं पर, हॉस्पिटल्स पर, और देश की विकास में कोई इनकी ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती है। तो इसी ये है आयु संरचना किसी भी दुनिया के देश की। हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं इसको। तो ये था आयु संरचना संबंधी प्रश्न। आशा करता हूं समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। तो अगला जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है आयु लिंग पिरामिड। यानी आयु लिंग पिरामिड क्या है? आयु लिंग पिरामिड भी आयु संरचना का ही एक महत्वपूर्ण भाग है, और आयु लिंग पिरामिड के माध्यम से हम दुनिया के विभिन्न देशों के अंदर स्त्री पुरुषों की संख्या को दर्शाने वाली संरचना आयु लिंग पिरामिड कहलाती है। मतलब पूरी दुनिया के अंदर महिलाएं कितनी हैं, पुरुष कितने हैं, उनको ग्राफ पर दर्शाने वाली जो संरचना होती है, जब हम उसको ग्राफ पर दर्शा देते हैं, एक आकृति के माध्यम से समझाते हैं, तो वही कहलाती है आयु लिंग पिरामिड। यानी जब हम उसको एक ग्राफ पर बना दें तो यह आयु लिंग पिरामिड होती है। आपने अपनी बुक के अंदर भी देखा होगा इसको। चलिए, ये तो हो गया आयु लिंग पिरामिड की परिभाषा। अब पूछ रहा है आयु लिंग जो पिरामिड होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो यहां पर मैं बता देना चाहता हूं आयु लिंग पिरामिड जो मुख्य तौर पर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहला प्रकार जो है उसका होता है विस्तृत होती जनसंख्या, दूसरा है स्थिर जनसंख्या, और तीसरा है ह्रासमान जनसंख्या। आप इसको बुक के अंदर देख करके आसानी से समझ सकते हो। वहां पर इनको जो है डायग्राम बना करके समझाया गया है, और डायग्राम के माध्यम से उसकी मैं विशेषता बता देता हूं डायग्राम की क्या है। तो जो विस्तृत होती जनसंख्या का डायग्राम है, ठीक है, जो विस्तृत होती जनसंख्या का डायग्राम है उसके बारे में क्या था कि आयु लिंग पिरामिड के बारे में बताना है। तो उसके क्या है, यह पिरामिड जो है शंकु के आकार का होता है। देखा होगा आपने कि इसके अंदर जो है ना इस तरीके से शंकु बनता है। यानी यहां पर जो है ये नीचे से शुरू होता है दोनों तरफ। इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ लेना कि जो बाएं तरफ जो है महिलाएं पुरुष या ये किस तरीके से होता है, इसकी विशेषताएं हम बाद में करेंगे। अभी
तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आयु लिंक पिरामिड जो होता है, जो विस्तृत होती जनसंख्या का, वो शंकु के आकार का होता है। यहाँ पर अधिक जन्म दर होती है, यानी 0 से 4 वर्ष की आयु के बच्चों की संख्या बहुत अधिक होती है जन्म लेने वालों की। इसके बाद अर्थव्यवस्था अल्प विकसित होती है, क्योंकि जहां बच्चे ज्यादा जन्म लेते हैं उसके कारण जो है अशिक्षा मानी जाती है, तो एक अशिक्षित समाज होता है, अल्प विकसित समाज होता है। और ऐसा जो आयु लिंक पिरामिड बनता है वो बनता है मैक्सिको के अंदर, बांग्लादेश, नाइजीरिया आदि देशों इसके उदाहरण है। तो क्या है विस्तृत होती जनसंख्या का पिरामिड? ये विस्तृत होती जनसंख्या का पिरामिड शंकु के आकार का, इसके बारे में बताया अभी। इसको एक बार बुक के अंदर देख करके समझने की कोशिश करना, बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा। आगे हम बात करते हैं। हाँ, दूसरा टॉपिक है स्थिर जनसंख्या। स्थिर जनसंख्या जो होती है, इसके अंदर इसका जो पिरामिड बनता है वो घंटी के आकार का बनता है। इसी प्रकार से आपको पेपर में भी लिखना है अगर यदि क्वेश्चन आए तो, कि उसका जो पिरामिड होता है वो घंटी के आकार का होता है। यहाँ पर जन्म और मृत्यु दर लगभग समान होते हैं। अर्थव्यवस्था जो होती है वो विकासशील होती है या अर्ध विकसित होती है, यानी विकसित नहीं होता समाज पूरा का पूरा। वहां की जनसंख्या या तो विकासशील होगी या अर्ध विकसित होगी। और इसका जो उदाहरण हो जाता है वो हो जाता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश के अंदर इस प्रकार का जो है घंटी के आकार का देखा होगा आपने, इस प्रकार का जो बनता है, इस प्रकार का जो है आयु लिंक पिरामिड बनता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम स्थिर जनसंख्या का पिरामिड। यहाँ पर जो है जन्म और मृत्यु दर लगभग समान रहती है, ना ज्यादा लोग जन्म लेते हैं ना ज्यादा लोग मरते हैं। और अर्थव्यवस्था या तो विकसित होगी, सॉरी विकासशील होगी, या फिर अर्ध विकसित होगी, पूरी नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा, ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड। ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड जो होता है, इसका पिरामिड संकीर्ण आधार और शुंडाकार शीर्ष वाला होता है। संकीर्ण आधार इस तरीके से होगा, मतलब छोट, और इस तरीके से शुंडाकार, इस तरीके से बनता है कुछ। ठीक है, आप इसको बुक में देख सकते हो। और निम्न, इसमें क्या होता है, निम्न जन्म व मृत्यु दर होती है, यानी यहाँ पर लोग भी बहुत कम होते हैं पैदा और मरते भी कम है ऊपर तो, और बीच में इस तरीके का बनेगा ये। ठीक है, ये अधिक, ये मरने वाले लोगों की संख्या, ये जीने वाले की, आगे जन्म लेने वालों की। तो इसमें क्या करें, जन्म दर और मृत्यु दर बहुत कम होती है और जनसंख्या वृद्धि बिल्कुल शून्य होती है, ना के बराबर। तकनीकी का स्तर बहुत अच्छा होता है और शिक्षा यहाँ पर बहुत अच्छी होती है, स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत अच्छी होती हैं। उदाहरण के लिए नॉर्वे, स्वीडन, यूएसए आदि। तो ये थे आयु लिंक पिरामिड के 3 प्रकार, और इसको सभी को समझ में आया होगा। 3 प्रकारों के नाम, विस्तृत होती जनसंख्या का पिरामिड, स्थिर जनसंख्या पिरामिड, ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड। अगला टॉपिक है जिसको हम करेंगे, हाँ ये एक मिनट, ये इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि वृद्धि होती जनसंख्या से आप क्या समझते हो। तो मैं बताया कि जनसंख्या का वृद्धि होना एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे बुजुर्ग जनसंख्या का हिस्सा अनुपात की दृष्टि से बढ़ जाता है। यानी जब किसी देश की जनसंख्या में वृद्धि, यानी बात करें 60 से अधिक आयु के लोगों की संख्या जब बढ़ जाती है उस देश के अंदर, तो उस देश की जनसंख्या को हम वृद्धि होती जनसंख्या कहते हैं, यानी बूढ़ी होती जनसंख्या। और विश्व के अधिकांश देशों में उच्च जीवन प्रत्याशा और निम्न जन्म दर के कारण ये चीज पैदा होती है। जैसे आपने जापान में भी देखा होगा, वहां पर जन्म दर तो नीची है और मृत्यु दर बहुत ऊंची है, मतलब मृत्यु दर या फिर कहें आयु प्रत्याशा बहुत ऊंची है, मतलब 80 से 90 साल लोग जीते हैं। तो यानी आप देख सकते हो कि बच्चे कम पैदा हो रहे हैं लेकिन जीने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा हो रही है। तो इस तरीके से 60 से अधिक आयु वाले लोग वहां पर बहुत हो जाते हैं, तो वहां की जो जनसंख्या कहलाती है वो वृद्धि होती जनसंख्या कहलाने लगती है। तो ये थी वृद्धि होती जनसंख्या। अगला जो टॉपिक है वो है ग्रामीण नगरीय संगठन। अब ग्रामीण नगरीय संगठन क्या है, मैंने बताया इसके अंदर कि ये भी जो देश के अंदर विभाजन का एक कारण है, और इसके मैंने बताया कि ये भी किसी देश की जनसंख्या के निवास के आधार पर इसका विभाजन किया जाता है, क्योंकि ग्रामीण व नगरीय आजीविका व सामाजिक दशाएं भिन्न भिन्न होती दोनों की। गांव के अंदर जीविका का साधन अलग होते हैं और नगरों के अंदर अलग होते हैं, समाज भी अलग अलग होता है। तो ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या में अंतर का जो मापदंड है वो अलग अलग देशों में अलग अलग होता है। जैसे भारत के अंदर यदि 75% आबादी किसी क्षेत्र की
वो प्राथमिक क्रियाओं में लगी हुई है, तो उस क्षेत्र की जो आबादी है या क्षेत्र है उसको हम ग्रामीण आबादी या फिर ग्रामीण क्षेत्र कहने लगते हैं। अब लिंग अनुपात जो है ये भी ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर अलग अलग होता है या अलग अलग विशेषता होती है इसकी और शहरों में। तो जैसे बात करें हम कनाडा और फिनलैंड की, तो यहाँ पर गांव में पुरुषों की संख्या अधिक होती है, महिलाओं की कम होती है, क्योंकि गांव वहां पर खेती के उपयुक्त साधन है और खेती वहां पर पुरुषों का काम माना जाता है, इसीलिए वहां पर गांव के अंदर ये होता है। लेकिन नेपाल, भारत और पाकिस्तान में यूरोपीय देशों के विपरीत शहरों में पुरुषों की संख्या अधिक होती है, क्योंकि गांव के अंदर महिलाएं रह जाती हैं और लोग जो है शहरों में काम करने के लिए प्रवास कर जाते हैं, तो ये कारण हो जाता है। फिर साक्षरता की बात करें, साक्षरता का विघटन, तो ये साक्षरता किसी देश की जनसंख्या अनुपात का सबसे महत्वपूर्ण सूचक है विकास का। और भारत में साक्षरता दर की जो सूची रखी गई है वो 7 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को इसमें शामिल किया जाता है। अर्थात वह बच्चा जिसकी आयु 7 वर्ष से अधिक हो उसको ही हम लिटरेसी जो रेट है यानी साक्षरता दर में शामिल करते हैं या उसको स्थान देते हैं। और यहाँ पर जो कॉमन सा एक क्वेश्चन है वो ये पूछा जा सकता है कि बताइए साक्षर किसे कहते हैं। तो मैंने भी बता देता हूं आपको साक्षर किसे कहते हैं। तो साक्षर का अर्थ होता है प्रत्येक वह व्यक्ति जिसे कम से कम, साक्षर की बात कर रहा हूं यहां पर मैं ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट या पीएचडी वालों की बात नहीं कर रहा हूं, साक्षर किसे कहते हैं। तो वह व्यक्ति जिसे कम से कम एक भाषा लिखनी आती हो, बोलनी आती हो और समझनी आती हो, उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, साक्षर। उसको हम साक्षर की श्रेणी में रखते हैं और इसमें हम जो है 7 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को शामिल करते हैं। ऐसा तो है नहीं पैदा हुआ बच्चा ही बोलने लग जाता हो, तो वो साक्षरता की श्रेणी में कैसे आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम 7 वर्ष का जो बच्चा होता है वो लगभग वही दूसरी तीसरी क्लास के अंदर हो जाता है और उसको भाषा का ज्ञान हो जाता है, इसीलिए हम उसको भी रख सकते हैं साक्षर। अब व्यवसायिक संरचना, तो व्यवसायिक संरचना के बारे में पहले भी बात की थी। वह लोग जिनकी आयु 15 से 59 वर्ष के बीच होती है वो क्रियाशील जनसंख्या कहलाती है तथा विभिन्न प्रकार के कार्यों का निष्पादन करती है। इनको हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों में विभाजित करते हैं और यही हमारी कहलाती है व्यवसायिक संरचना। तो ये जो चैप्टर है वो पूरा हो चुका है। आशा करता हूं आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और कोई भी डाउट यदि हो इस अध्याय से संबंधित आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं पक्का उसका जवाब दूंगा। और जिस किसी ने भी इससे पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो आई डिस्क्रिप्शन में आ रहे लिंक का प्रयोग करके पुरानी वीडियो देख सकता है और जान सकता है और भी अधिक। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब हम नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करता हूं आपका दिन शुभ रहे।